Yes, student. Today we will start 10th chapter, straight line. So before starting the straight line, we will revise some topics which we have already done in 9th and 10th class. So before starting the 10th chapter, straight line. First we will talk about the Euclid geometry जो 9th में की थी हमने. यूक्लिड ज्योमेट्री में हम मोस्टली क्या पढ़ते थे, एक्सियम और पोस्टुलेट थे यूक्लिड के, जो उसने बुक में बनाए थे एलिमेंट्स ऑफ मैथ में. उसमें पॉइंट की डेफिनेशन, सरफेस की डेफिनेशन, लाइन की डेफिनेशन, एरिया, लाइन, यही सब कुछ होता था और 5 पोस्टुलेट थे उसके. ठीक है. वी फाउंड एरिया एंड वॉल्यूम इन यूक्लिड ज्योमेट्री. एरिया और वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करते थे उसमें. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 4th चैप्टर था, वी यूज़ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री बोथ. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम एल्जेब्रा और ज्योमेट्री दोनों यूज़ करते थे. मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करते थे. जैसे सपोज करो ये लाइन लगाई हुई है मैंने. ठीक है. अब इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं यूज़ करी, तो ये सिंपल यूक्लिड ज्योमेट्री है. ठीक है. तो जब मैं इसमें एक्सिस बना दूंगा इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके एक्सिस बना दूंगा, तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई और ये वाई नेगेटिव. और इसमें अगर मैं इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करूं, तो ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई इस लाइन की. और एल्जेब्रा क्या मतलब, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स. यानी कि इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स. तो ये तो एल्जेब्रा हो गया और ये हमारी ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जिसको रेने डिस्कार्ट ने डिस्कवर किया था कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करना प्लेन में. ठीक है. तो अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर स्केयर बनाया कोई. ठीक है. तो यहाँ पर अगर स्केयर बना रखा है सिंपल, तो अभी तो ये यूक्लिड ज्योमेट्री है. बट जब मैं इसमें ऐसे कार्टेशियन सिस्टम बना दूंगा, ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव, ये वाई और ये वाई डैश, तो अब ये स्केयर क्या बन गया, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आ गया. अब ये स्केयर हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ए बी सी डी. जैसे इसका x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, यहाँ से हम काउंट करते हैं सारे. तो अब ये क्योंकि तो इस लाइन की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, इस लाइन की कोई इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, इन चारों लाइंस की कोई ना कोई इक्वेशन होगी. तो इस तरह से यूक्लिड ज्योमेट्री किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. कब, व्हेन वी यूज एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री बोथ. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री बोथ. ठीक है. ये ट्राइंगल बना लो. अभी तो ये कोऑर्डिनेट यूक्लिड ज्योमेट्री है. जब हम इस तरह एक्सिस बना लेते हैं तो हमारी क्या बन गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. तो ये सारी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी. इन्होंने सारा लिखा हुआ है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यानी कि ये सारा कुछ हम अभी 2D करेंगे, 2 डायमेंशनल. +2 में हमारे पास 3D आएगी, यानी कि स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है. 2 डायमेंशन मतलब सरफेस के ऊपर, प्लेन के ऊपर पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो वो तो 2D है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. प्लेन में स्पेस में क्या पोजीशन है उसकी, तो उसको हम 3D बोलते हैं. तो अभी हम 2D की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है. इन अर्लियर क्लासेस वी initiated the study of coordinate geometry, where we study about coordinate axis. पता ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, जैसे इसको ओ ले लूँ मैं, तो एक्स ओ वाई प्लेन हो गया, ये वाई ओ एक्स डैश प्लेन हो गया, एक्स डैश ओ वाई प्लेन हो गया, और ये एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई डैश प्लेन हो गया. ठीक है. तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, पॉइंट कैसे लेना है इन ए प्लेन. डिस्टेंस फार्मूला किया था, x2 - x1 y1, ये होल स्क्वायर वगैरह करके सेक्शन फार्मूला किया था. ये सारा हम 10th में कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो थोड़ा सा रिवीजन करा रखी है उसकी कि एक्स वाई प्लेन में ये कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, 6 - 4 और 3. वैसे रिवीजन के लिए बता रखा है. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई नेगेटिव हो गया, तो 6 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6, और वाई नेगेटिव यहाँ आएगा, और 3 0. तो हमें पता था एक्स एक्सिस वाई हमेशा 0 होता है, तो वो वाला पॉइंट यहाँ आएगा. तो बस उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है. इसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि वी आल्सो स्टडी देयर फ्लोइंग इम्पोर्टेंट फार्मूलाज. जो हमने 10th में किए थे उसके फार्मूलाज वगैरह भी करेंगे, कर रखे हैं सारे पहले हमने.
डिस्टेंस फार्मूला किया हुआ है सारा 10th में, ये 2 पॉइंट्स है तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे। और ये सेक्शन फार्मूला जो हम इस तरह करके लाइन लगा के जो हम फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे पॉइंट होता था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ऐसे करते थे जो। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, ये फाइंड आउट किया हुआ है। और ये सेक्शन फार्मूला जब मिड पॉइंट आता था तो m1 m और n जो थे दोनों के 10th में m1 m2 लिखा हुआ था, ये mn भी ले सकते हैं, तो ये सारे क्या बन जाते थे 1 1। तो यहाँ x1 प्लस x2 बचता था, या y1 प्लस y2, और 1 प्लस 1 2 हो जाता था, तो वही मिड पॉइंट बन जाता था हमारा। मिड पॉइंट में सेक्शन फार्मूले चेंज होके ये बन जाता है हमारे पास, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान हो, अगर ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का था, ये वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट करते थे, मैंने बताया था इसको माइनस में नहीं लेते थे, ठीक है। और कोलिनियर क्या आता था, जब इसका एरिया 0 आ जाता था तो वो तीनों पॉइंट क्या होते थे, एक लाइन में आ जाते थे सारे के सारे, क्योंकि एरिया खत्म हो जाता था सारा, ठीक है। तो ये तो हमारा 10th का सिलेबस था। तो कह रहा है इन दिस चैप्टर वी शैल कंटिन्यू द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ द सिंपलेस्ट फिगर स्ट्रेट लाइन। जो सिंपलेस्ट फिगर है सबसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सबसे सिंपलेस्ट फिगर स्ट्रेट लाइन ही होती है, बस लाइन लगानी होती है हमें। डिस्पाइट इट्स सिंपलिसिटी द लाइन इज ए वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड एंटर्स इनटू अवर डेली एक्सपीरियंस। डेली हम इसका एक्सपीरियंस करते हैं कई तरीके से। तो मेन फोकस इज ऑन रिप्रेजेंटिंग द लाइन एल्जेब्रिकली, मतलब इसकी इक्वेशन हमें बनानी है मेन। उस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू एक्स था ना, मैंने बताया था इसमें कई तरह के कर्व होते हैं स्पेस में, कोई कर्व ऐसे बन रहा है, कोई ऐसे बन रहा है, कोई इस तरह बन रहा है, तो हर एक कर्व की इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो इस तरह अभी हमारे पास कौन सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी कर्व में ही आता है स्ट्रेट लाइन। तो एल्जेब्रिकली फॉर विच स्लोप इज मोस्ट एसेंशियल, ये मेन ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं स्लोप के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हमें डेरिवेटिव शुरू करना था लिमिट, बट क्योंकि ये स्लोप उसमें यूज होती है तो इसलिए हमें पहले हमने ये स्ट्रेट लाइन शुरू की है, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन द कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल विद द एक्स एक्सिस विच आर सप्लीमेंट्री। एक्स एक्सिस का 2 एंगल्स बनाएगी, तो जैसे लीनियर पेयर बनता था, यानी कि ये दोनों क्या बनेंगे, सप्लीमेंट्री। तो एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहे हैं द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इसका इंक्लिनेशन जो है, तो साफ सी बात है थीटा जितना मर्जी बन जाए, ये 180 और 0 के बीच में रहेगा। तो कह रहे हैं वी ऑब्जर्व दैट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस द इंक्लिनेशन ऑफ 0 डिग्री। यानी कि जैसे सपोज करो यहाँ पे तो ये लाइन इसको कट कर रही है, सपोज करो ये लाइन ऐसे बने, अगर या तो ऐसे पैरेलल निकल जाए एक्स एक्सिस के, और या इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाए, इसके ऊपर कोइंसाइड कर दे, मतलब तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, थीटा जो है 0 बनेगा। तो वही वो यहाँ पे कह रहे हैं वी ऑब्जर्व दैट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस हैव इंक्लिनेशन ऑफ 0 डिग्री। द इंक्लिनेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन पैरेलल टू और कोइंसाइडिंग विद वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। और यही लाइन अगर वर्टिकल लाइन के पैरेलल होती है या इसी के ऊपर आ जाती है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर, इससे कोइंसाइड करे या ऐसे बने, तो थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री। ये यहाँ पे हमें इसके साथ देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाए, इसके ऊपर आएगी तब भी ये बनेगा, तो थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन है थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप या ग्रेडियंट दोनों बोल सकते हैं, मोस्टली हम स्लोप ही यूज करेंगे, ग्रेडियंट तो बड़ी क्लासेस में यूज करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एन, यानी कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप। यानी कि हम इसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन को, लाइन की स्लोप को tan थीटा से रिप्रेजेंट। tan थीटा से क्यों बनेगा ये मैं भी बता देता हूँ। ये हम 10th में भी मैं थोड़ा समझा चुका हूँ इसके बारे में। तो ये लाइन आ रही है कोई, और ये थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो साफ सी बात है ये लाइन हमने यहाँ पर ये कोई पॉइंट x1 y1 लिया और ये x2 y2, तो ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है। तो ये कौन से एंगल हो गए, कोरोस्पोंडिंग, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये दोनों लाइन कौन सी होगी, पैरेलल। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो जो थीटा यहाँ लेना था वही थीटा यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन्स आर गिवन, यानी कि जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे,
तो हमें स्लोप कैसे फाइंड आउट करनी है, यानी कि 2 पॉइंट से हम कैसे स्लोप फाइंड आउट करें। एक तो टेन थीटा है यहाँ पर, टेन थीटा तो मेन है, थीटा पता जैसे 1045 है यहाँ पे, तो स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप 1 हो जाएगी, m इक्वल टू 1 आएगा। और यहाँ पे अगर हमें थीटा वगैरह नहीं दे रखा, अगर पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम पॉइंट से भी स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें 10 की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये फिगर मैंने ये बना रखी है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये ध्यान से देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 y1 कहाँ तक, x1 कहाँ तक होगा, यहाँ तक, और x2 कहाँ तक होगा, यहाँ तक, क्योंकि ये x2 है ना। तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, यानी x2 में से x1 माइनस करा तो ये x2 माइनस x1 आ गया, और वही ये इक्वल इसके आएगा। और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक क्या था y2, और यहाँ से यहाँ तक क्या था y1, तो ये भी y1 आ गया। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, तो y2 माइनस y1, यानी कि हमारे पास ये आ गया y2 माइनस y1। अब ये जो ट्रायंगल बन रही है, इसका ट्रायंगल का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर PMQ है ट्रायंगल, ठीक है। तो थीटा ये बन रहा, तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस अपॉन क्या था, टेन थीटा किसके इक्वल था, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, P अपॉन B के। तो यहाँ से P किसके इक्वल है, QM के, ठीक है। और बेस किसके इक्वल है, PM के। तो QM किसके इक्वल है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और PM किसके इक्वल था, x2 माइनस x1, ठीक है। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, यानी कि अगर हमें थीटा नहीं पता, हमें 2 पॉइंट पता है, उसको y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर दें तो वही आंसर आएगा जो थीटा अगर पता होता तो हम उससे जो आंसर आता, ठीक है। तो ये स्लोप किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल भी होती है। तो अगर हमें ये नहीं पता तो हम क्या करें, ये फाइंड आउट कर लें, तो वही वैल्यू आती है जो टेन थीटा से आती है, ठीक है। तो ये हमारी स्लोप आ गई यहाँ पर, क्लियर। इसके बाद है, इसी को दिया हुआ है यहाँ पर, तो थीटा क्या था, एक्यूट एंगल बना रहा था। अब ये लाइन अगर इधर जाने की बजाय ऐसे एंगल बनाए, जैसे ये बना रखा है, ये थीटा, पहले तो हमने यहाँ से ऐसे बनाया था, अब ये कौन सा एंगल बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, यानी कि दोनों कंडीशन में बोल रखा है कि ये स्लोप यही बनेगी। तो ये थीटा, तो फिर वही पैरेलल लाइन ली, ये थीटा है, तो ये कितना बन गया 180 माइनस थीटा, टोटल 180 होता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो फिर वही ट्रायंगल आ गई PMQ, और ये 90 है, तो थीटा इज ऑब्ट्यूस है यहाँ पर। तो MP Q किसके इक्वल बना, ये 180 माइनस थीटा था, तो ये भी यही आ गया। तो थीटा जब इधर जाएगा प्लस का बनेगा, MP Q इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, ठीक है। तो स्लोप क्या होती है हमारी टेन थीटा, थीटा किसके इक्वल आ रहा है 180 माइनस MP Q, तो यहाँ थीटा की जगह हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। 180 माइनस थीटा, तो 10 पाई माइनस थीटा क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट आ गई, सेकंड में 10 माइनस होता है, तो 10 MP Q आ गया। 180 है तो नो चेंज है, 180 और 360 पे नो चेंज था, 0 पे, तो ये आ गया हमारे पास। तो 10 MP Q, यानी कि ये थीटा है किसके इक्वल होता है, P अपॉन B के, MP Q यही एंगल बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो 10 किसके इक्वल था, P अपॉन B के, तो P कितना है MQ, और B कितना है MP, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो बस फिर वही जैसे पीछे निकाला था y2 माइनस, वो तो क्लियर हो ही गया था कि MQ y2 माइनस y1 कैसे आएगा, x2 ये कैसे आएगा x1 माइनस x2, ठीक है। इसमें ऑब्ट्यूस है तो इसलिए ऐसे आ रहा है ये। तो क्या करा इन्होंने, -1 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो ये आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि दोनों कंडीशन में यही फार्मूला बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो 2 मेन कंडीशन आ रही है हमारे पास, ये ध्यान रखनी है, ये +2 तक यूज होती हैं, कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म ऑफ देयर स्लोप, यानी कि जब 2 लाइंस पैरेलल हैं और 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तब उनकी स्लोप क्या होगी। तो पैरेलल में तो साफ ही दिख रहा है, जब 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो दोनों सेम बनेंगे। तो हमने ये अल्फा लिया और ये बीटा लिया, तो अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा कौन से एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो दोनों तरफ 10 ले लिया, तो इसकी स्लोप 10 अल्फा, इसकी स्लोप 10 बीटा, तो M1 इक्वल टू M आया। यानी कि जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन आएगी
कि स्लोप्स इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, ऐसे कुछ कंडीशन दे रखी होगी तो हम दोनों की स्लोप क्या लिख लेंगे, इक्वल लिख लेंगे। क्लियर है? यानी कि स्लोप लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2। इसी तरह से है इफ़ L1 L2 आर परपेंडिकुलर, यानी टू लाइन्स क्या है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। 90 का एंगल बन रहा है तो इधर भी 90 का बनेगा। तो ध्यान से देखना, जो ये ट्रायंगल बन रही है इसमें ये क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बीटा। तो हमने जो 9th में थ्योरम की थी इस ट्रायंगल में, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल। वो साथ वाला एंगल नहीं लेते थे तो बीटा किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस 90, जो 9th में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम थी, बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा प्लस 90। तो दोनों तरफ हम क्या ले लें, 10 ले लें, इधर दोनों तरफ 10 ले लिया। तो 10 90 प्लस अल्फा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में 10 क्या होता है माइनस, और 90 है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। तो माइनस कोट को हम क्या लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में, 1/10 अल्फा। तो 1/10 अल्फा उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसको m1 m2 मान लिया थोड़ी देर के लिए, 10 बीटा को m1 और इसको सॉरी इसको m2 और इसको m1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन किसकी होगी, पैरेलल की। यानी कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। यानी कि क्वेश्चन में कहीं भी आता है टू लाइन्स पैरेलल है तो हम उनकी दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 वाली कंडीशन यूज़ करेंगे उसमें। ठीक है, सीधा ध्यान रखना है कि स्लोप्स लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो हमें m1 m2 इक्वल टू -1 लेना है, यानी कि दोनों की स्लोप को इक्वल लेना है। क्लियर है? और अगर किसी एक की स्लोप दे रखी है, लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये फार्मूला यूज़ करके अगर कोई एक स्लोप दे रखी है तो उसको ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरे की स्लोप आ जाएगी। सपोज करो इस लाइन की स्लोप 4 दे रखी है, तो m2 की स्लोप फाइंड आउट करनी है, वो जाके इधर डिवाइड हो जाएगी। तो m2 की स्लोप क्या आएगी, -1/4। या इसकी दे रखी है तो ये ले जाके इधर डिवाइड कर देना। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अभी फार्मूला बताया था मैंने, x1 y1 y2 -y1, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर x1 क्या है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो वही y2 y1 x2 x1, ये आंसर आ गया, इसकी स्लोप फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, सिंपल से है, ये तो सिर्फ फार्मूला लर्न करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद है एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस हैं, इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, तो आर्टिकल एक बार समझ लेना, अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कि टू लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में ये एंगल जो बनता है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थीटा। और अक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, फाई जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बता रहा हूँ। तो ये टू लाइंस ली हैं L1 L2। ठीक है, L1 L2 और इसकी स्लोप सपोज की है m1 m2। ठीक है, ये L1 L2 है, स्लोप इसकी m1 ली है तो tan अल्फा 1, इसकी tan अल्फा 2, ये अल्फा 1 अल्फा 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही ट्रायंगल ला यूज़ किया हुआ है इसमें, इसकी मैंने फिगर अलग से बना रखी है। देखो ये थीटा था तो ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, ये भी थीटा बनेगा। तो इस ट्रायंगल में ये वाली ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करनी है। अल्फा 2 किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस अल्फा 1, ये साथ वाला एंगल नहीं लेते हम। तो अल्फा 2 किसके इक्वल, अल्फा 1 प्लस थीटा। तो जब अल्फा 1 को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो थीटा क्या आ गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 आ गया। तो ये यूज़ किया हुआ है थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। और अल्फा 1 ये कंडीशन कौन सी है कि ये दोनों एंगल जो है जब 90 के नहीं होंगे। ठीक है, ये कुछ भी ग्रेटर बन रहे होंगे या लेस देन बन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब थीटा इसके को लाए तो tan थीटा होती है स्लोप हमारी, तो थीटा की जगह क्या पुट कर दिया हमने, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, tan a माइनस बी वाला, x माइनस वाई वाला, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x y। तो ये हमने m1 m2 इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और अगर हमें फाई फाइंड आउट करना है, ये ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम थीटा यहाँ से फाइंड आउट करके हम 180 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन, तो थीटा की जगह यहाँ पे अगर tan फाई लिया हमने ऑब्ट्यूस एंगल, तो फाई किसके इक्वल है, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा है तो ये माइनस tan थीटा बनेगा, क्योंकि 180 है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस रहेगा और चेंज नहीं होगा। तो ये फार्मूला एज इट इज आएगा।
और ये कंडीशन दे रखी है कि अपोन वाला नंबर तो जीरो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट बन जाएगा, ये तो वैसे कंडीशन दे रखी है। तो जब माइनस को इधर करेंगे तो क्या बनेगा, m1, या इसको माइनस को यहाँ लिख लो साथ में, माइनस m2 माइनस n1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये कंडीशन है। तो दो केस बने हमारे पास इसमें, फार्मूला तो यही रहेगा, सिर्फ इसके केस दो बनेंगे कि ये पॉजिटिव रहेगा जब tan थीटा पॉजिटिव होगा और tan फाई क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि थीटा तो एक्यूट होगा और फाई क्या होगा, ऑब्ट्यूस, ये वाली कंडीशन, ठीक है। और ये नेगेटिव आएगा तो उसमें क्या होगा, थीटा जो है नेगेटिव होगा और tan फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पर थीटा तो ऑब्ट्यूस बन जाएगा और फाई क्या होगा, ऑब्ट्यूस बन जाएगा। ये डिटेल कर लेना भाई, मेन तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। इसमें माइनस प्लस दोनों आ रहे हैं तो इसको क्या मॉडुलस लगा लिया। मॉडुलस की डेफिनेशन पता है ना, एक्स मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, एक माइनस एक्स होती है और एक प्लस एक्स होती है। ये कब होती है, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, और ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो उन्होंने ये दोनों कंडीशन थी वो इसी में कर दी, यानी कि जब भी इसका कुछ हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके इक्वल टू में जो भी होगा उसको दो आंसर ले लेंगे। जैसे यहाँ सपोज करो 5 है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ एक बार +5 और एक बार -5 कर लेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स π/4 है, जैसे यहाँ थीटा बना हुआ है, ये π/4 है, एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2, एक लाइन की स्लोप दे रखी है, इसको ले लो या इसको ले लो। तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो ये फार्मूला यूज़ कर लिया हमने, ये एम की थीटा पुट कर दिया और एक स्लोप हमने ये वाली ले ली, वैल्यू पुट कर दी। तो ये सारा तो tan π/4 कितना होता है, +1। तो जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम हटाएंगे तो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 को एक बार प्लस में लेंगे और एक बार 1 को माइनस में लेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करा, एक तो आया इससे 3, और जब इसको सिंप्लीफाई करा तो m आया -1/3, यानी कि ये दो स्लोप आ गए हमारे पास। क्लियर हो गया। लास्ट कंडीशन है हमारे पास, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, के 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, मतलब वो एक ही लाइन पे कब पता लगेगा कि वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं। देखो ये कोई लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो जो थीटा यहाँ बन रहा है, या इसको आगे थोड़ा सा और ले लो, ये पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पर, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो थीटा यहाँ बन रहा है वो यहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा, ठीक है, यानी कि tan थीटा सबका सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। कौन सा फार्मूला, वही वाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो tan थीटा के इक्वल था। तो इसके स्लोप, इसकी भी आंसर वही आना चाहिए। इसका फाइंड आउट करते हैं, वही दोबारा हम यहाँ x1 y1 y2 y1 बना लेंगे, x1 y1 x2 y2 बना लेंगे। इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो उसका भी आंसर यही, क्योंकि सबका tan थीटा बनना है। और फिर इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की, चाहे इसमें 3 से ज़्यादा भी पॉइंट हो, चाहे 10 पॉइंट हो, हम सबकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर सबका आंसर सेम आता है तो समझ लेना पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। जैसे इसमें ये दे रखा है, ये पॉइंट दे रखे हैं, अब इसको आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो मैं यहाँ पैरेलल ड्रा करूँ, ऐसे करूँ, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, वही यहाँ बनेगा। तो हम इसकी भी स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इसकी भी फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड की भी फाइंड आउट करते हैं। तो अगर तीनों से आंसर सेम आता है तो समझ लेना कि वो कोलिनियर पॉइंट है। या दूसरे वर्ड में कह लो, इसमें तो कोई कंडीशन हमें प्रूव करनी है, तो दोनों स्लोप को हम इक्वल लिख लेंगे। ये दोनों स्लोप क्योंकि कोलिनियर है, पहले से दे रखा है। टाइम डिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है सारा, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लॉ ऑफ मोशन। तो वही किया हुआ है, इसकी स्लोप फाइंड आउट की है, फिर इसकी स्लोप फाइंड आउट की है, और दोनों को इक्वल लिख रखा है। तो क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। ये इसका बेसिक था चैप्टर का। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, जो ना समझ में आए मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेरीज जो है सेंड कर दो, तो जो नहीं समझ में आया वो दोबारा बता दूंगा एक बार, ठीक है। कल इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में।